नमस्कार। आज हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं। वैश्विक सर्वे, सरकारी रिपोर्ट्स, आर्थिक रणनीतियां और हाँ, कुछ राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स भी हैं। जी नमस्कार। तो चलिए देखते हैं कि इन अलग-अलग खबरों से क्या अहम बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं वैश्विक मंच से। मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे फिर आया है। हाँ, और प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग इसमें 75% है। मतलब दुनिया के जो लोकतांत्रिक नेता हैं उनमें सबसे ज्यादा। और ये लगातार 5वीं बार है कि वो टॉप पर हैं। बल्कि सितंबर 2021 से देखें तो रेटिंग लगातार 70% से ऊपर ही रही है। ये स्थिरता काफी असाधारण है ना। हाँ, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है, खासकर जब दुनिया भर में कई नेताओं की लोकप्रियता आप देखिए ऊपर नीचे होती रहती है। सही। इस सर्वे में 18% लोग असहमत थे और 7% ने कोई राय नहीं दी। जी, और उनके बाद मतलब दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया के ली जे म्यूंग हैं 59% के साथ, और फिर अर्जेंटीना के जेवियर मिली 57%। अच्छा। और लोकप्रियता के साथ साथ कार्यकाल का भी एक नया रिकॉर्ड बना है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दिनों के कार्यकाल में इंदिरा गांधी जी को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, इंदिरा जी के 4077 दिन थे और मोदी जी के 4078 दिन हो गए। तो अब वो दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए लगातार कार्यकाल में। जी हाँ, लगातार कार्यकाल में। वैसे सबसे लंबा रिकॉर्ड तो पंडित नेहरू का ही है, 16 साल और 286 दिन। हाँ, वो तो है। और अगर कुल कार्यकाल देखें, मतलब सभी टर्म्स मिलाकर, तो मोदी जी अभी तीसरे स्थान पर हैं, नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी के बाद। उन्होंने नेहरू जी के लगातार 3 बार शपथ लेने के रिकॉर्ड की बराबरी भी की है। हाँ, और वो पहले और एकमात्र गैर कांग्रेसी नेता हैं जो 2 बार पूर्ण बहुमत से चुने गए। ये निरंतरता नीतियों पर कैसे असर डालती होगी, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी एक रिकॉर्ड बना है। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी का। वो अब उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। जी, उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत जी को पीछे छोड़ा है। 29 जुलाई 2025 तक उनका कार्यकाल 8 साल 133 दिन का हो गया है। ये तो हुई राजनीतिक नेतृत्व की बात। लेकिन वैश्विक कॉरपोरेट जगत में भी भारतीय आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, शैलेश जजुरेकर प्रॉक्टर एंड गैम्बल मतलब पीएनजी उसके ग्लोबल सीईओ बने हैं और वो पहले भारतीय हैं इस पद पर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ रैंकिंग्स देख लेते हैं। जी। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। जी। भारत की रैंक क्या है? भारत 77वें स्थान पर है। 77वां स्थान। सिंगापुर इसमें टॉप पर है। 77वां स्थान, यानी हमारे पासपोर्ट से बिना वीजा के जाने वाले देशों की संख्या अभी टॉप देशों से तो कम है। हाँ, ये वही दिखाता है। और यात्रा से जुड़ी एक और अच्छी खबर है। मुंबई का एयरपोर्ट। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ट्रैवल प्लस लीजर रीडर्स के लिस्ट में दुनिया के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में 9वें नंबर पर है। ये बढ़िया है। अब एक बड़ी सांस्कृतिक पहल पर आते हैं। ज्ञान भारतम मिशन। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था। जी हाँ, ये काफी महत्वाकांक्षी मिशन लगता है। 2024 से 2021 तक चलेगा। और बजट भी काफी बड़ा है शायद। हाँ, करीब 482 करोड़ का बजट है। लक्ष्य है कि भारत की 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों का सर्वे हो, उनका दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण किया जाए। 1 करोड़? ये तो बहुत ज्यादा संख्या है। जी हाँ, और इसके लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाने की भी योजना है। ये सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। अलग अलग भाषाएं, लिपियां, पांडुलिपियों की हालत। निश्चित रूप से चुनौतियां तो बहुत हैं। भाषा की विविधता, लिपियों की जटिलता, फिर उन पांडुलिपियों की क्या हालत है, विशेषज्ञ कहाँ से मिलेंगे, ये सब देखना होगा। लेकिन अगर ये सफल होता है तो हमारी ज्ञान परंपरा के लिए ये अभूतपूर्व होगा। सही बात है। अच्छा, खेल जगत से भी एक ऐतिहासिक खबर है। हॉकी इंडिया के 100 साल इसको हुई थी, तो इस साल 7 नवंबर को देश भर में उत्सव मनाया जाएगा। और उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की हैं शायद। जी, उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए काफी बड़े वित्तीय अनुदान की घोषणा की है। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए 70 लाख रुपए, जूनियर और सब जूनियर के लिए 30 लाख रुपए हर एक के लिए, और राज्यों को भी 25 लाख रुपए मिलेंगे। वाह, इससे तो जमीनी स्तर पर हॉकी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद तो यही है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। एलआईसी ने कोई बड़ी हेजिंग रणनीति अपनाई है। $1 बिलियन का फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ये क्या चीज है? हाँ, ये दिलचस्प है। एलआईसी ने जेपी मॉर्गन चेज और बैंक ऑफ अमेरिका के साथ ये $1 बिलियन का एफआरए किया है।
देखिए, एफआरए का मतलब होता है भविष्य की ब्याज दरों को एक तरह से आज ही तय कर लेना। अच्छा। तो एलआईसी को डर है कि ब्याज दरें गिर सकती हैं, तो इस एफआरए के जरिए वो उस जोखिम से खुद को बचा रहे ताकि लॉन्ग टर्म रिटर्न स्थिर रहें। और वो इस मामले में काफी सक्रिय लग रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। मई 2025 से अब तक एलआईसी ने अकेले ही भारत के कुल एफआरए वॉल्यूम का लगभग 38% ट्रेड किया है। मतलब बाजार की अस्थिरता से बचने की पूरी कोशिश। जी। और एक छोटी खबर और है अर्थव्यवस्था से। वर्ल्ड लाइन और कॉस्मोस बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। ठीक है। अब रक्षा क्षेत्र की बात करें, डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है। हाँ, 2 सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किए हैं ओडिशा तट से। प्रलय भारत की पहली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। अर्ध बैलिस्टिक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह सिर्फ एक तय रास्ते पर ही नहीं चलती। ये उड़ान के दौरान अपना रास्ता कुछ हद तक बदल सकती है। ओह अच्छा, तो इसे ट्रैक करना और रोकना मुश्किल होगा। बिल्कुल। दुश्मन के लिए इसे इंटरसेप्ट करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। और ये सेना में शामिल हो चुकी है। हाँ, सेना में शामिल हो चुकी है। वायुसेना के लिए भी इसका संस्करण बन रहा है। ये पुरानी पृथ्वी 1 मिसाइल की जगह लेगी। तो ये हमारी सामरिक क्षमता के लिए एक अहम बढ़त है। निश्चित रूप से। और आखिर में खेल की दुनिया से एक और अपडेट। इंग्लैंड ने यूएएफए महिला यूरो 2025 जीत लिया है। हाँ, फाइनल में स्पेन को हराया पेनल्टी शूटआउट में। ये इंग्लैंड का दूसरा यूरो खिताब है। ये तो 2023 महिला विश्व कप फाइनल का रीमैच जैसा हो गया। बिल्कुल, तब स्पेन जीता था। ये दिखाता है कि महिला फुटबॉल में मुकाबला कितना कड़ा हो गया है। और हाँ, एक बात और, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी था। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर की याद दिलाता है। 1973 में शुरू हुआ था। जी, और अब हमारे पास 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया, राजनीतिक रिकॉर्ड से लेकर वैश्विक नेतृत्व, सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक रणनीतियां, रक्षा तकनीक और खेल तक। हाँ, ये सब मिलकर भारत की मौजूदा स्थिति और भविष्य की दिशा की एक मिली-जुली सी तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो ज्ञान भारतम मिशन है, ऐसी पहलें भारत की जो सदियों पुरानी ज्ञान संपदा है, उसे दुनिया के सामने लाने में कितनी कारगर हो सकती हैं? और क्या इसका असर सिर्फ अकादमिक जगत तक ही रहेगा या फिर इसका कोई व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर। चलिए, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।